शालिनी अपने रसोई के बाहर में बैठे बर्तन मांज रही थी। तब देखा कि उसकी जवान बेटी नीता कमरे से बाहर निकली तो अजीब तरह से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। शालिनी ने कहा, नीता क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है? तो नीता कहने लगी, इस तरह से नहीं चलूं तो और किस तरह से चलूं? आपको क्या पता मेरी क्या हालत है। दिन भर दौड़ती रहती है, पढ़ाई के नाम पर पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है, ना इससे घर का कोई काम ही ठीक से हो पाता है। और अब इसको ऐसा क्या हो गया है, इसकी चाल ही बदल गई। नीता ने अपनी माँ शालिनी के सवाल का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। सिर्फ नीता की चाल ही नहीं, उसकी हरकतें भी बदली बदली सी थी। शालिनी को अपनी बेटी नीता के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसको ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारे समाज की सताई हुई है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को है। खैर अभी अभी सोच रही थी कि शालिनी का पति विवेक कमरे से बाहर आया। शालिनी ने कहा, आप रात को बेटियों के कमरे में सो गए थे? तो विवेक कहने लगा, हाँ, मैं उनको परीक्षा की तैयारी करा रहा था तो वहीं पर सो गया और वहाँ अजीब तरह से अंगड़ाई लेने लगा। शालिनी ने कहा, आपको जवान बेटियों के कमरे में सोने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो लगा कि आप सुबह उठकर काम धंधे पर चले गए होंगे। विवेक कहने लगा, नहीं, अभी काम पर जाऊंगा, मेरा मन नहीं था। शालिनी उसकी हरकतें पहचानती थी। अजीब तरह की हरकतें किए जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे उनसे बहुत अच्छी रात गुजारी है। शालिनी की बेटी आजकल कुछ अजीब सी रहती थी। वह अपनी माँ शालिनी के पास आई और कहने लगी कि हाँ, तुझे क्या बताएंगे, इस घर में क्या हो रहा है? शालिनी ने कहा, क्या मतलब? तो उसकी बेटी कहने लगी, यह जो बापू है आकर हमारे कमरे में सो जाता है, तुझे पता है कि हमारे साथ क्या करता है? शालिनी ने कहा, क्या करता है? तो उसने ऐसी बात बताई कि शालिनी अपना सर पकड़ कर रह गई। उसने कहा, बापू रोज़ रात को हमारे साथ। शालिनी का पति विवेक उम्र में कम था। सब कहते थे कि इतना जवान पति कहाँ से मिल गया। तो मैं कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी है और तुम लोग क्यों जलते हो। विवेक कहता था कि उसे अपने से बड़ी उम्र की औरतों से दिलचस्पी है, इसलिए उसने शालिनी से शादी की थी और शालिनी की ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। घर था, परिवार था, अच्छा पति था और क्या चाहिए था। घर में पैसे लेकर आता था और शालिनी के पास भी कुछ पैसे थे जो उसने जमा किए हुए थे। वह लोगों के कपड़े की सिलाई भी किया करती थी। शालिनी की 2 बेटियां थी जिनकी उम्र में 1-2 साल का फ़र्क था, लेकिन पता नहीं चलता था क्योंकि अब दोनों ही जवान हो गई थी। शालिनी का पति के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था। वे लोग पूरे गांव में मशहूर थे। सब कहते थे कि शालिनी का तो भाग्य खुल गया है। शालिनी की जैसी किस्मत सबकी नहीं होती। शालिनी भी जवान और खूबसूरत थी। 2 जवान बेटियों की मां नहीं लगती थी। शालिनी की बेटियां भी उस पर गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उनको देखकर शालिनी बड़ी खुश होती थी। इसलिए शालिनी चाहती थी बेटियां ज़िंदगी में कुछ बन जाए। उनकी पढ़ाई करवा रही थी ताकि वह बड़ी डॉक्टर बन जाए। विवेक बहुत पढ़ा लिखा था। वह अपनी बेटियों को खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था। पर आजकल जो एक घर में हालत चल पड़े थे वह कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। एक रात शालिनी का पति विवेक अचानक से उठा और कहने लगा, मैं चलता हूँ। शालिनी के पूछने पर कहने लगा, बेटियों को पढ़ाई करवाने। शालिनी बोली, इस टाइम? तो उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। अब पढ़ाई में क्या दिन और क्या रात, रातों को बैठकर पढ़ाना पड़ता है, तब कहीं अच्छे नंबर आते हैं। तुझे नहीं पता आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है। शालिनी ने कहा, अच्छा, फिर जल्दी आ जाना। तो विवेक कहने लगा, क्यों, मेरे बिना दिल ना लगेगा तेरा? शालिनी ने कहा, तेरे बिना मेरा दिल लगता है। तू ही तो मेरा सुहाग है, सब कुछ है तू मेरा। और फिर आज देख मौसम कितना अच्छा है। और विवेक को जल्दी आने के लिए कहा। विवेक ने कहा, उनकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है मेरी जान, तो फिक्र नहीं कर, हमारे पास तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। कभी कभी मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि उसे बहुत अच्छी थी, वरना उसे क्या था। विवेक अपने सारे काम तो कर रहा था, पैसे कमा कर ले आता था, मुझे भी खुश रखा हुआ था। मगर यह ना भी करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन शालिनी को अच्छा लगता था कि उसे हम सब की इतनी फिक्र है। एक दिन शालिनी घूमने जा रही थी जब उसे उसकी एक सहेली मिली। उसने कहा, क्या हाल है तेरा और तेरा पति कैसा है? शालिनी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, विवेक के साथ खुश हूँ। यह बात सुनकर शालिनी की सहेली हैरान हुई और कहने लगी कि अच्छा, तेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, पर मैंने तो कहा था कि तेरे साथ ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती। शालिनी ने कहा, हाँ मुझे याद है, तू तो मेरी शादी वाले दिन मुझे मंडप से उठाने के लिए आ गई थी। तूने विवेक को किसी लड़की के साथ पकड़ लिया था ना, और विवेक का शादी से पहले 50 लड़कियों का चक्कर चलता है। लेकिन शालिनी ने अपनी सहेली की बात नहीं मानी, जिसे यह शादी हो गई। विवेक खूबसूरत है, जवान है, उसके पीछे हजारों मरते होंगे। फिर शालिनी ने कहा, विवेक ने मुझसे शादी की है, देख यह जो मर्द होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। अब आप कहीं से ऐसा मर्द ढूंढ कर नहीं ला सकते जो बहुत ही अच्छा हो और उसने कभी किसी लड़की को नज़र भर के देखा ना हो। ऐसा मर्द ढूंढने निकलेंगे ना तो कोई भी नहीं मिलेगा, या थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। वह क्या कहते हैं, इंग्लिश में एडजस्ट करना पड़ता है। वह कहने लगी, हाँ मुझे पता था कि तू बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लेगी, लेकिन यह नहीं पता कि इतने सालों तक कर लेगी। चल अच्छी बात है, कोई अपने घर में खुश रहे तो हमें क्या, पर तेरा पति आंखों का बड़ा कच्चा है, उसकी आंखें बड़ी मटकी है। मैंने कहा, अब नहीं, ऐसा नहीं होता, अब तो मैं ही हूँ, सिर्फ अपनी उंगली पर लपेट लिया है मैंने उसको। हम दोनों सहेलियों ने हंसना शुरू कर लिया, वह भी हंसने लगी। उसने कहा, यह तो फिर बहुत अच्छा हुआ, मगर तूने ऐसा कर लिया है तो और क्या चाहिए। चल ठीक है, शालिनी ने कहा, जब घर बना ले तो मुझे बताना, मैं तेरे घर तुझसे मिलने आऊँगी, साथ तेरा घर भी देख लूँगी। उसने कहा, तो आ जाना, लेकिन अपने पति को लेकर ना आना। मैंने कहा, यह क्या बात कर दी, पति लेकर क्यों नहीं आई? तो उसने कहा, मुझे गलत मत समझना, पर मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही है? तो इस बात पर वह फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि उस पर तुझे भरोसा है, मुझे नहीं है। शालिनी को पता था कि वह मजाक कर रही है, इसलिए शालिनी उसकी बात का बुरा नहीं मानी। वह इस बात को मान गई थी कि खूबसूरत मर्द के पीछे अगर बहुत सारी लड़कियां हो तो कसूर लड़कियों का है, उस मर्द का नहीं। अब तो यह रोज़ रोज़ होने लगा कि मेरा मर्द विवेक बेटियों के कमरे में पढ़ाई करवाने के बहाने जाता और वहाँ पर बैठ जाता। शालिनी उसका इंतज़ार करती रहती, जबकि बात कहकर जाता था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन शालिनी पूरे दिन काम करके थक जाती थी, जिससे वह सो जाती थी। सुबह विवेक बेटियों के कमरे से बाहर निकलता था। शालिनी पूछती, रात भर क्या करते रहते? वह बोला, पढ़ाते पढ़ाते ही नींद आ गई थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। वह बोली, ऐसे भी कौन सी नींद है जो तुम्हें पता ही न चले? तो वह बोला, मैं जवान आदमी हूँ, मुझे तो ऐसी ही नींद आती है। शालिनी ने कहा, क्या और मैं क्या बुरी हूँ? तो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जवान हो। उसका मर्द बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहा था कि शालिनी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। शालिनी ने अपनी बेटी करिश्मा को लंगड़ा लंगड़ा के चलते देखा था। यह कोई आम बात नहीं थी। आखिर क्या मसला था? जब शालिनी ने करिश्मा से पूछा तो वह कहने लगी, कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ठीक तरह से चलने की कोशिश करने लगी। शालिनी ने कहा, अब मैंने तुझे देखा तो इस तरह से चल रही थी और अब तो कह रही है कि मैं ठीक हूँ, क्या मसला है? करिश्मा कहने लगी, कोई मसला नहीं है। वह अपनी माँ शालिनी से नज़र नहीं मिला रही थी, शायद कोई बात थी जो वह छुपा रही थी। एक दिन शालिनी की दोनों बेटियां उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हे माँ, हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है, हमें आपसे बहुत लगाव है, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। शालिनी ने उनको प्यार किया और कहा, क्या हो गया, आज वह तो नहीं है? वह क्या कहते हैं, माँ का दिन तुम लोग आज दोनों मेरे पास आकर बैठकर कहने लगी कि नहीं, बस हमें एहसास हो गया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचा है। वो बोली, कोई बड़ी बात नहीं है, माँ तो ऐसी ही होती है और मुझे तो हमेशा से ही माँ बनने का शौक़ था। तुम लोगों को आज क्या हो गया है? थोड़ी देर बाद मैं देखकर हैरान रहेगी कि वह दोनों ही रोने लगी। लेकिन जैसे ही विवेक वहाँ पर आया,
उसने उन दोनों को देखा तो वह फौरन अपने आंसू साफ करने लगी। शालिनी ने कहा, देख तो तुम्हारी बेटी आज कैसे रो रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, लगता है इन सब में कोई इमोशनल है। उसने कहा कि फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन लगता है इनके दिमाग खराब हो गए हैं। उसने यह बात ठीक से नहीं बोली और अपने से डांट पीटी से मैंने कहा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो कहने लगा, इसलिए कि आज करिश्मा का जन्मदिन है और यह घर में इस तरह का महत्वपूर्ण माहौल बनाकर बैठ गई है। आज तो सच ही उसका जन्मदिन था और वह अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाया करती थी, लेकिन इस बार भूल कैसे गए और मैं भी भूल गई। उसने कहा, लेकिन विवेक नहीं भूला था। उसने केक हमारी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, चलो ठीक करते हैं। जब वह सबका इतना ख्याल रखता था तो शालिनी को बहुत अच्छा लगता था। उसने सोचा कि आज हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे, पर शालिनी तो इंतज़ार ही करती रहेगी और वह बेटियों के कमरे में चला गया। शालिनी ने कहा, यह पता नहीं इनके टेस्ट कब ख़त्म होंगे, मेरे पति को मुझसे दूर किया हुआ है। कहने लगा कि टेस्ट ख़त्म हो गए हैं तो आगे पढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मेरे बातों बातों में यह बात अपनी सहेली को बताइए। उसका घर बन गया था, मैं उसका घर देखने गई थी। उसने कहा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि वह तुझसे ज़्यादा मेरी बेटियों से प्यार करता है? मैंने कहा कि और तुझको क्या लगता है? यह तो सब जानते हैं कि मर्द को तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार होता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो कहने लगी कि नहीं, यह सब कुछ थोड़ा सा अजीब है, कुछ तो ऐसा है जो तू ही देख रही है, पर आंखें बंद करके बैठी है। तेरी बेटियां और घर में तुझे अपनी आंखें हर तरह से खोलकर रखना चाहिए। शायद वह शालिनी को समझाना चाह रही थी, लेकिन वह नहीं समझ सकी। उसको लगा कि वह यह कह रही है कि अपनी बेटियों पर नज़र रखा कर, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वह अजीब था। एक दिन रेखा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। शालिनी ने कहा कि क्या हो गया? तो कहने लगी, लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। शालिनी ने कहा कि चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, नींबू पानी पी लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, डॉक्टर के पास नहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है। उसने कहा कि मरीज़ का कहाँ दिल करता है डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्या होगा? विवेक भी वहाँ पर आया तो शालिनी ने परेशान होकर कहा कि इसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही है। उसने कहा कि इतनी भी ख़राब नहीं है, पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक हो जाएगी, तो परेशान मत हो। आगे पीछे तो वह उसकी बेटियाँ ही बहुत फिक्र करता था, पर आज इस तरह से कहने लगा कि जैसे उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा, छोड़ दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। शालिनी ने कहा कि यह क्या बात हुई? तो कहने लगा कि जवान लड़की है, जवान बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। विवेक अपनी बेटियों का इतना ख्याल रखता था कि उसकी छोटी सी हरकत भी शालिनी को हिलाकर रख दी। आज विवेक ने रेखा की फिक्र क्यों नहीं की? रेखा की तबीयत वाकई थोड़ी देर बाद ठीक तो हो गई, लेकिन शालिनी जब उसके लिए चाय बनाकर कमरे में जाने लगी तो अंदर बैठी अपनी बेटियों की बातें सुनकर वह दरवाजे पर ही रुक गई। कह रही थी कि भगवान करे यह कुत्ते की मौत मरेगा, इसको सुकून ना आए, शमशान ले जाने के लिए भी कुछ ना बचे। ऐसा बुरा आदमी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और हमारी माँ का भी दिमाग खराब कर रखा है। यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। यह किसके बारे में बात कर रही थी? मेरी छोटी बेटी ने कहा कि उसको छोड़, अपने बारे में सोच। रेखा क्या होगा अगर माँ को यह बात पता चल गई तो वह तो जीते जी मर जाएगी। रेखा कहने लगी कि दिल करता है खुदकुशी कर लूँ। अब मैंने सोच लिया कि मैं सीधे अंदर चली जाऊंगी और इन सब से पूछूंगी कि यह बात क्या बातें कर रही है। लेकिन इससे पहले शालिनी को विवेक ने बुला लिया। वह कहने लगा कि हमारी बेटियाँ कुछ अजीब सी बातें कर रही है, पता नहीं किसको खोस रही बैठकर मुझे लगता है कि यार इसमें कुछ छुपा रही है। मैं बोल रही थी कि विवेक ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा कि तू उनको छोड़ और मेरी तरफ से देख। आज उसका मूड बहुत अच्छा था, उसकी बातों में लग गई। मैं यह बात भी भूल गई, लेकिन सुबह बहुत बड़ी मुसीबत आई। रेखा बेहोश हो चुकी थी। अब तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन विवेक अभी भी कह रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी ने कहा कि ऐसे कैसे मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा है?
मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने एक टेस्ट किया और उसके बाद घर भेज दिया। कहने लगा कि इसको बहुत कमज़ोरी हो रही है, लगता है इसने खाना नहीं खाया है, आपको टेस्ट की रिपोर्ट में फ़ोन पर बता दूंगा। 4 घंटे बाद डॉक्टर का फ़ोन आया। बस उसके बाद जो जैसे हम सभी की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। डॉक्टर ने बात ही ऐसी बताई जैसे सालिनी ने गुस्से से फ़ोन को रखा और वह रेखा के कमरे में आ धमकी और कहा कि इसके लिए तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझे आज़ादी दी थी कि तू ये सब करे, कुछ करे। वे दोनों हैरान होकर जानती थी कि माँ क्या बात कर रही थी, इसलिए उसने सिर झुका लिया था क्योंकि सालिनी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और उसने अपने बच्चे को ख़त्म करने के लिए कोई गोली खाई है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हुई है, लेकिन बच्चा सही सलामत है और उसे कुछ नहीं हुआ है। रेखा ने रोना शुरू कर दिया। सालिनी ने कहा कि बता यह सब कुछ किसने किया है, तो उसने कहा कि सब बताती हूँ और वह अपनी माँ को कमरे में ले गई। वहाँ पर जाकर उसने अकेले में अलग ही कहानी सुनाई और कहा कि यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। सालिनी ने कहा कि ऐसे कैसे, किसी और का कसूर का नहीं है, बता कौन है वह लड़का, उसी के साथ तेरी शादी कर पाऊंगी। तो कहने लगी वह कभी शादी नहीं करेगा और वह इस देश में नहीं है, बस आप इस बात को ख़त्म कर देगी। सालिनी ने कहा अब यह बात इस तरह से ख़त्म नहीं होगी और वह कहने लगी कि बस मेरी गलती है, मुझे जो सज़ा दोगे मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे तो मेरी पढ़ाई ख़त्म करवा दो, मुझे घर बैठा दो, किसी बूढ़े के साथ मेरी शादी कर दो। लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। सालिनी की बेटी पूरी तरह से रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। सालिनी का गुस्सा खत्म हो गया और अब उसे उसकी फिक्र होने लगी। अब उसे फिर होश नहीं आ रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि तो मैंने देखा कि मेरा पति विवेक मेरे कमरे में आया और आते ही सालिनी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। सालिनी को बुरी तरह से मारने लगा। वह चिल्लाने लगे लेकिन उसको कोई बचाने नहीं आ रहा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सालिनी हैरान थी कि उसने किया क्या है, लेकिन वह नहीं रुक रहा था। उसने उसकी हालत ख़राब कर दी और वह अचानक से सीके मार कर उठी। तब उसने देखा कि विवेक सो रहा था और यह एक सपना था। वह भी आ गया। उसने कहा क्या हो गया? वह बोली मैंने बुरा सपना देखा है। उसने कहा तुझे अब तक इस तरह के सपने आते हैं तो इस सब के बाद भूल क्यों नहीं जाती? वह कहने लगी कि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसे सपने आते हैं। तू भी क्या सोचता होगा ना, हमारे घर भी कैसी मुसीबत है, जब विमला ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उसने कहा मैं कुछ नहीं सोचता, आजकल यह सब कुछ बहुत ही रहा है, बस तू भगवान का शुक्र अदा करके बातें ये पर ख़त्म कर। उसकी हालत भी अब पहले से ठीक है और यह मामला भी ख़त्म हो गया, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कहा कि अब कौन सा मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, पता चल जाता कि आखिर यह सब कुछ किया किसने है, किसने कहा, क्या पता चल जाता क्या हो जाता। कोई भी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन तू शुक्र करके जो होना था हो गया। अपनी बाकी की 2 बेटियों को संभाल कर रखना होगा। सालिनी ने कहा कि अब इसको पढ़ाएंगे नहीं, बस इसे 10वीं परीक्षा में बिठाकर उसके बाद सब खत्म। तो उसने कहा नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सालिनी ने कहा तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तो वह कहने लगा कि फिक्र नहीं करो तो क्या करूं। सालिनी अपनी तुलसी सहेली के घर गई और परेशानी में उसको सब कुछ बता दिया। थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें ज़रूर करती थी, लेकिन थी मेरी अच्छी सहेली, बहनों जैसी थी। उसने कहा मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ कि मतलब बाहर नहीं, तेरे घर के अंदर ही है। मैंने कहा कह दूँ, क्या कहना चाहती है, मुझे खुलकर बता दे। उसने कहा मैंने खुलकर कुछ खुद यह सब कुछ समझाना होगा। तेरे घर में कौन है, उनके घर में कौन आता है कौन जाता है, जो उनके साथ यह सब कुछ कर सकता है। तुझे बहुत बारीकी से हर बात के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर तो ये पता कर पाएगी यह सब कुछ किसने किया है। नहीं तो इसी तरह सोच कर ही पागल हो जाएगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। पर ठीक कह रही है। कोई तो ऐसी बात थी जिसको शालिनी देख नहीं रही थी। शालिनी आजकल बहुत परेशान थी। जब एक दिन विवेक को किसी के फ़ोन पर बात करते हुए सुना, वह कह रहा था मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे आसपास तो परियां है। इस तरह बात पर हंसने लगा। एक तरफ हमारे घर में इतना बड़ा तूफान आया था
कि अभी तक कोई भी नॉर्मल नहीं हो पाया। तो दूसरी तरफ यह इतना खुश होकर कैसे बातें कर रहा है। कहने लगा औरत बड़ी जाली होती है और मेरी वाली तो बड़ी पागल तो कोई नहीं है, और मेरी वाली से बड़ी पागल तो कोई है ही नहीं। शालिनी अचानक से कमरे के अंदर चली गई तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो बोली किससे बात कर रहे थे, तो कहने लगा वह मेरी माँ का कोल्हापुर वाली उससे बात कर रहा था। वह बोली आज उसकी तेरी याद कैसे आ गई, तो कहने लगा बस आ गई होगी। यह साफ पता चल रहा था कि झूठ बोल रहा था, कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसको यह पता ही नहीं चला कि वह अपने रिश्तेदार के बारे में उसे ये कह रहा है कि वह जिंदा है, जबकि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। शालिनी को अचानक से उसकी सहेली की बातें समझ आने लगी। वह इशारा किस तरह कर रही थी, अब उसे समझ आ गया था। विवेक ही तो था जो मेरी बेटियों के कमरे में जाता था और बेफिक्र होकर सो जाती थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, अगर विवेक से सवाल करती तो वह झूठ ही बोलता। शालिनी को जानने के लिए एक बढ़िया से प्लान की ज़रूरत थी। वह कमरे में क्या करता था और उसके दिमाग में प्लान आ चुका था। उसने सोच लिया था कि वह चुपके से अपनी बेटियों के कमरे में छुप जाएगी। सुबह शालिनी ने अपने कमरे में एक अलग से अलमारी रखवा दी। वो कहने लगी कि माँ इस अलमारी को ये क्या क्यों रख रही हो, तो मैंने कहा तो वह मेरा इरादा उसी के पीछे छुपने का था, क्योंकि अगर वह उसके पीछे छुपी होती तो किसी को पता नहीं चलता कि वह वहाँ पर खड़ी है। शाम हुई तो शालिनी ने आज उससे कहा वह अपनी सहेली के घर जा रही है। उसके घर में माता रानी की पूजा है, रात वहीं पर गुजारेगी। वह बोला हाँ चले जाओ, अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वह बोली हाँ बड़ी परेशान हूँ इसलिए जा रही हूँ। वह चाहती थी कि विवेक यह सोचे कि शालिनी घर पर नहीं है, ताकि वह भी बेफिक्र हो जाए और जो भी करना चाहता है मैं शाम होते ही अलमारी के पीछे छुप जाऊँगी। मेरी बेटी ने खाना खाया और वह कमरे में बैठ गई थी। जैसे ही रात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। विवेक कमरे में दाखिल हुआ। इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी, इस समय उन्हें पढ़ाया करता था और उसने आते ही कहा बस करो ये पढ़ाई और काम पर लगो। उसने सोचा ये क्या कह रहा है, पढ़ाई बस करो, यह तो इनकी पढ़ाने ही आता था। उसके बाद उसने मेरी छोटी बेटी को कहा आज तेरी बारी है। फिर वहाँ सब होने लगा। देखकर उसे ऐसा लगा कि मैं घर को नर्क बना दिया है। मेरी बेटी आइस के हाथों में इस्तेमाल हो रही थी। वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहा था और मेरे घर में मेरी नाक के नीचे कर रहा था। शालिनी सोचती थी कि उन्हें पढ़ाता है। वह अपने फ़ोन से उसको वीडियो बना ली क्योंकि ये ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद उसकी बेटियां बैठकर रोने लगी। इसकी मतलब वह बच्चा जो रेखा की कोख में था यह भी मेरे पति विवेक का था। आज शालिनी को भी वो दिन याद आ गया जब उसने विवेक को शादी करने का निर्णय लिया था और सब ने उसको रोका था और मना किया था। क्या ऐसा न करूं, मैं पति इस दुनिया में चला गया था। वह बहुत शालिनी को वो दिन याद आ गया जब उसने विवेक से शादी करने का निर्णय लिया था और सब ने उसको रोका था, मना किया था। क्या ऐसा न कर, मेरे पहले पति इस दुनिया से चला गया था। वह बहुत निर्दयी इंसान था, रोज़ शालिनी पर हाथ उठाया था, बिना वजह से उसे मारने लगता था। कहता था तू लड़कियां पैदा करती जा रही है और मुझे बेटा चाहिए। उसने शालिनी को एक दिन भी खुश नहीं रखा और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। यह दोनों बेटियां उसकी ही थी। उसके देहांत के बाद शालिनी की ज़िंदगी में विवेक आया, जवान और कम उम्र का लड़का जिसे शालिनी पर पागल जैसी मोहब्बत थी। पर आज समझ आया कि उसको शालिनी पर कोई मोहब्बत नहीं थी, वह तो किसी और काम से आया था। उसे तो एक दो नहीं 3 शिकार करने थे। एक मैं और मेरी 2 जवान बेटियां। फुट फुट कर रोने लगी। शालिनी को सब लोगों ने रोका था। सब ने कहा था ना तो तू पागल हो गई है, स्वार्थी बन गई है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही है। तब उसने कहा लेकिन क्यों ना सोचें अपने बारे में। उसके पहले पति ने उसे बहुत तंग किया, उसे इंसान नहीं समझा। क्या शालिनी के सीने में दिल नहीं है कि मेरी इच्छा ही नहीं है। अगर शादी करना चाहती हूँ तो तुझे सबको क्या है। शादी के बाद विवेक ने हमेशा शालिनी की बेटियों को अपनी बेटी समझा था, लेकिन यह सब कुछ वैसे तो उनका बहुत ख्याल रखता था। शालिनी तो भूल ही गई थी उनका बाप नहीं है। इतना ख्याल तो उनके अपने बाप
नहीं रखा था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सौतेला बाप कभी अपने बाप की जगह नहीं ले सकता। शालिनी का कसूर यही था कि उसने उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। शालिनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहते हैं सब कुछ कभी एक जैसा नहीं रहता। उसे सोचना चाहिए था गलती मेरी थी। वह वहाँ से चला गया और शालिनी अपनी बेटियों के सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गई और उनको पता चल गया कि माँ सब कुछ जानती है। माँ ने कहा कि तुम दोनों ने मुझे बताया, क्यों नहीं बताती? तो सही उन्होंने रोते हुए कहा। वह कहता था कि तूने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा। हमेशा हम नहीं चाहती थी, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई था नहीं। कौन? इसलिए हम डर गई। उसने हमें कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत आसानी से ख़त्म कर दूं। शालिनी ने कहा कि तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारा बाप जैसा भी था, लेकिन डरपोक नहीं था, बहादुर आदमी था। तुम्हारे अंदर उसी का खून है। शालिनी की बेटियां बहुत रो रही थी और शालिनी ने कहा कि बस अब ख़त्म हो गया, अब मैं तुम सबको बदला लूँगी, तुम फिक्र नहीं करो कि क्या करना है। सब शालिनी ने सोच लिया कि वह क्या करेगी। तुम लोग अपना सारा सामान लो, अपनी स्कूल जाने की तैयारी करो, क्योंकि हम यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, अपनी तैयारी करो और किसी को बताना नहीं। शालिनी ने बेटियों से कहा कि शहर छोड़ने से क्या होगा, यह हमें तलाश कर लेगा, बस तुम लोगों को जो कहा है वह करो। उसने कहा था ठीक है। शालिनी ने जो वीडियो बनाई थी वह मेरे पास सबूत था। शालिनी के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवानी थी और साथ उनको वीडियो भी देनी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे ज़रूर पकड़ लेना था। शालिनी ने शहर छोड़ने की तैयारी कर ली थी और अपनी बेटियों को भी समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। विवेक को पता भी नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था। तब दिल को लग गया था। हम सब एक दूसरे के साथ थे। हम बहुत तरह से सब कुछ कर रही थी, क्योंकि अब हम गलती नहीं करना चाहते थे। पहले ही हमसे बहुत गलती हुई थी। मेरे दोस्त जानती थी विवेक एक बुरा इंसान था। जब हमारे फेरे होने लगे थे तो उसने मुझे बताया था कि अभी भी तेरे पास वक्त है, और एक वक्त में पागल हो चुकी थी। इसलिए उसे शालिनी से कहा था कि उसको हमेशा खुश रखेगा। वह यकीन कर ली थी मेरी बेटियों का अपनी बेटियां समझेगा। मुझे शुरू में ऐसा ही लगा। अभी हमारी शादी को 7 साल हुए थे। मुझ पर समाज ने उंगली उठाई थी, कहा था कि इसकी अपनी बेटी का ख्याल नहीं है, बुढ़ापे में शादी कर रही है। पूरी हो गई, लेकिन शादी कर रही शालिनी किसी की भी बात नहीं सुनी। और शालिनी अपने आप को सही समझती थी, लेकिन उसे लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। हम समाज में रहते हैं तो हमको इसकी बातें भी सुननी पड़ती है। उन्होंने जाने का इंतज़ाम कर लिया और पुलिस वालों को सारे सबूत दे दिए। जैसे ही वे अपने मोहल्ले की गली से निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी हमारे घर की तरफ जा रही थी और विवेक घर में अकेला था। पुलिस से बच भी जाता तो उसके लिए यही सज़ा कि हमने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। शालिनी को पहले ही रात को नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है कि शालिनी की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ वह विवेक ने ही शालिनी ने किया है। हम दूसरे शहर में आ गए थे। अब शालिनी की बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी करती है और शालिनी भी अपना घर चलाती है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि यह सब कुछ उसकी बेवकूफ़ मूर्खता की वजह से हुआ। अपने आप को बहुत बुरा भला कहती हो, नींद नहीं आती, बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। दिन करता है कि जान दे दूं अपनी बेटियों के लिए, जिनके हित के लिए कुछ भी करने को तत्पर हूँ। अतः हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।